हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड एक टॉपिक बाजार व उसके प्रकार का अध्ययन करेंगे। सामान्य रूप से बाजार किसे कहा जाता है और किस किस आधार पर हम बाजार को बांट सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। बाजार क्या है? बाजार वह स्थान है जहां क्रेता व विक्रेता वस्तुओं व सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं। अर्थात बाजार वह जगह है जहां पर जिसको जो चीज की जरूरत होती है उसको वो खरीदने आता है और जिसके पास जो चीज एक्स्ट्रा होती है उस वस्तु को वो बेचने आता है। उदाहरण के लिए किसान है, किसान के खेत में 50 बोरी गेहूं का उत्पादन होता है और किसान को लगता है कि मेरे को 10 बोरी की आवश्यकता है, 40 बोरी मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो वो उस 40 बोरी एक्स्ट्रा गेहूं को लेकर बाजार में आता है। अर्थात और दूसरा व्यक्ति जिसको गेहूं की जरूरत है वो बाजार में खरीदने आता है। यानी बाजार वह स्थान है जिसमें बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं और बहुत सारे बेचने वाले होते हैं और वस्तुओं का और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है। सेवा से तात्पर्य कोई लॉटरीमैन की सेवा देता है, कोई डॉक्टर की सेवा देता है, कोई इंजीनियर की सेवा देता है। तो बाजार में वस्तुएं भी बिकती है और सेवाएं भी बिकती है। तो बाजार को क्या बाजार की क्या परिभाषा हो, इसके बारे में कुर्नो ने कहा है कि बाजार शब्द से आशय एक स्थान विशेष से जहां वस्तुएं व सेवाएं खरीदी व बेची जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि बाजार शब्द से उस स्थान का बोध होता है जहां क्रेता होते हैं, विक्रेता होते हैं और उनमें स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है, जिससे पूरे बाजार में वस्तु का मूल्य शीघ्रता से एक समान होने की प्रवृत्ति रहती है। इसे ही बाजार की संज्ञा दी जाती है। अब देखिए, बाजार के प्रकार के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि कौन कौन से बाजार के प्रकार है। तो देखिए, बाजार के प्रकार, सबसे पहले हम क्षेत्र के आधार पर बाजार को बांटते हैं। क्षेत्र के आधार पर बाजार को 4 भागों में बांटा जा सकता है: स्थानीय बाजार, प्रादेशिक बाजार, राष्ट्रीय बाजार व अंतर्राष्ट्रीय बाजार। स्थानीय बाजार यानी कोई वस्तु जहां बनती है, जिस गांव में या शहर में बनती है, वस्तु का विक्रय उसी स्थान पर होता है, उस वस्तु के बाजार को हम बोलते हैं स्थानीय बाजार। जैसे कोई व्यक्ति समोसे बनाता है, जलेबी बनाता है और वो वहीं के वहीं बिक जाती है। कुछ किसान लोग छोटी छोटी क्यारियों में सब्जियां उगाते हैं और प्राय वो गांव में ही बिक जाती है, उनको उस वस्तु को लेकर कहीं और नहीं जाना पड़ता है। इसी प्रकार से गांव में दूध का प्रोडक्शन होता है और गांव में ही दूसरों के द्वारा खरीद लिया जाता है। तो इस प्रकार के बाजार को स्थानीय बाजार की संज्ञा दी जाती है। तो पहला बाजार हुआ स्थानीय बाजार। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो पूरे प्रदेश में बिकती है, उनका बाजार पूरा प्रदेश होता है। जैसे कुछ वस्तुएं ऐसी है जो पूरे राजस्थान में बिकती है, तो उनका बाजार होगा प्रादेशिक बाजार। जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12th इकोनॉमिक्स की जो किताब बनाई है वो पूरे राजस्थान में बिकेगी। उस किताब का जो मार्केट होगा वो पूरा प्रदेश होगा, क्योंकि यूपी में वो नहीं चलती तो यूपी में नहीं बिकेगी, दिल्ली में नहीं बिकेगी, गुजरात में नहीं बिकेगी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में नहीं बिकेगी। केवल राजस्थान में ही राजस्थान बोर्ड चलता है, तो वहां पर वो किताब बिकेगी। इसी प्रकार से हिंदी की कोई किताब है, समाजशास्त्र की किताब है, राजनीतिक शास्त्र की किताब है, वो किताब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो चलाई जा रही है वो पूरे राजस्थान में बिकेगी। तो हम बोलेंगे कि इस किताब का मार्केट पूरा प्रदेश है। तो कहने का तात्पर्य, कोई वस्तु पूरे प्रदेश में अगर उस वस्तु का विक्रय होता है तो उसे उस वस्तु के मार्केट को प्रादेशिक मार्केट की संज्ञा दी जाती है। तीसरी चीज देखिए, राष्ट्रीय बाजार। कोई वस्तु ऐसी होती है जो पूरे देश में बिकती है
उस वस्तु के मार्केट को राष्ट्रीय बाजार की संज्ञा दी जाती है। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो पूरे देश में बिकती है। भारत में जो व्हील उत्पादन होता है, व्हील वॉशिंग पाउडर, वो पूरे देश में बिकता है। पार्ले जी बिस्किट हमारे पूरे देश में बिकता है। तो पूरे देश में जो चीज मिलती है उस वस्तु के मार्केट को हम बोलते हैं राष्ट्रीय बाजार, यानी पूरे राष्ट्र में उसका फैलाव होता है तो उसको बोलते हैं हम राष्ट्रीय बाजार। जैसे कपड़ा है, आभूषण है, पूरे राष्ट्र में बिकते हैं। किराने का सामान पूरे राष्ट्र में बिकता है, सब्जियां पूरे राष्ट्र में बिकती है। तो ऐसे मार्केट को हम बोलते हैं राष्ट्रीय बाजार। पर उसमें यह ध्यान रखना है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो पूरे भारत में तो बिकती है, भारत से बाहर नहीं बिकती है। ऐसी ही वस्तुओं को हम राष्ट्रीय बाजार की संज्ञा देंगे। और कुछ वस्तुएं ऐसी है जो पूरे विदेश में, पूरे विश्व में बिकती है, उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार। कुछ वस्तुएं ऐसी है जो पूरे विश्व में बिकती है। आप देखिए पेप्सी है, पेप्सी वर्ल्ड के अधिकतर देशों में पेप्सी मिलती है, वर्ल्ड के अधिकतर देशों में कोका कोला मिलता है। तो ऐसी वस्तुएं, या हम कहें कि जो जेम्स एंड ज्वेलरीज है, या कच्चा तेल है, जो परिवहन के लिए जो तेल यूज होता है, कुछ इंजीनियरिंग मशीनें हैं, जैसे कुछ कारें हैं, मारुति कार है, टोयोटा की कार है, फॉर्च्यूनर कार है, ये पूरे वर्ल्ड में बिकती है। तो ऐसे वस्तुओं के मार्केट को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की संज्ञा दी जाती है। अर्थात वस्तु इस प्रकार की हो जो पूरे विश्व में बिकती हो, तो उस वस्तु के बाजार को हम बोलेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। इसके अलावा देखिए एक और बाजार हम आजकल बोल रहे हैं, जिसको बोल सकते हैं शॉपिंग मॉल। आजकल बड़े बड़े शहरों में आप जाएंगे तो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है। उन शॉपिंग मॉल में देशी वस्तुएं भी मिलती है, विदेशी वस्तुएं भी मिलती है, और एक ही छत के नीचे बहुत सारी वस्तुएं आपको अवेलेबल हो जाती है। एक बड़े मॉल में जाएंगे तो आपको किराने का सामान भी उसमें मिल जाएगा, कपड़े का सामान भी मिल जाएगा, जूते भी मिल जाएंगे, कॉस्मेटिक भी मिल जाएंगे, सर्दी की वस्तुएं भी मिल जाएगी, दवाइयां भी आपको मिल जाएगी। तो ऐसे मार्केट जहां एक ही छत के नीचे बहुत सारी वस्तुएं एक साथ अवेलेबल होती है, उनको हम शॉपिंग मॉल की संज्ञा देते हैं। जैसे हमारे यहाँ बिग बाजार है, रिलायंस मार्ट है, या हम बहुत पंतजलि स्टोर है। इस प्रकार के बाजार को हम शॉपिंग मॉल की संज्ञा देते हैं। अब देखिए दूसरा हम देखते हैं, वस्तुओं के आधार पर बाजार को बांटते हैं। कौन कौन सी वस्तुएं बाजार में बिकती है उसके आधार पर भी हम बाजार को अलग अलग कर सकते हैं। सामान्य बाजार, इसको देखिए एक मार्केट का इसका रूप हो सकता है सामान्य बाजार। बहुत सारी वस्तुएं, जब एक ही प्रकार की वस्तुएं, बहुत सारी वस्तुएं बाजार में मिलती है, जैसे कपड़ा भी मिलता है, स्टेशनरी का सामान भी मिलता है, किराने का सामान भी मिलता है, या मशीनरी मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलता है, तो इस प्रकार के बाजार को हम सामान्य बाजार की संज्ञा दी जाती है। एक कुछ सामान्य, जैसे हम मार्केट में निकलते हैं तो हमको कपड़े की दुकान भी मिल जाती है, मिठाई की दुकान भी मिल जाती है, किराने की दुकान भी मिल जाती है, जूते चप्पल की दुकान भी मिल जाती है। तो ऐसे बाजार को हम बोलेंगे सामान्य बाजार। कुछ ऐसा होता है जो विशिष्ट वस्तुएं मिलती है, उसको बोलते हैं विशिष्ट बाजार। जैसे कोई बाजार ऐसा है जहां सराफा की वस्तु मिलती है, हम उसको बोलते हैं सराफा बाजार। कोई बाजार ऐसा है जहां कपड़े मिलते हैं तो हम उसको बोलते हैं कपड़ा बाजार। कुछ बाजार ऐसा है जहां सारी तरह की इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं मिलती है, हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक बाजार। यानी वह बाजार जिसमें कुछ विशेष प्रकार की वस्तुएं मिलती है उसको हम बोलेंगे विशिष्ट बाजार। जैसे सब्जी मिलती है तो सब्जी मंडी हम उसको बोलते हैं। जहां केवल आभूषण ही मिलते हैं उसको हम सराफा बाजार बोल देते हैं। कहीं धान मिलता है तो हम उसको धान मंडी बोल देते हैं। कहीं लोहे की वस्तु मिलती है तो उसको लोहा बाजार बोल देते हैं। इस प्रकार के बाजार को हम बोलते हैं विशिष्ट बाजार। तीसरा बाजार इसमें देखिए नमूना बाजार। कुछ बाजार ऐसे होते हैं जहां केवल नमूनों के माध्यम से ही वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। जैसे
पुस्तक बाजार है, वहां पुस्तक का देखिए केवल नमूना दिखाया जाता है और उसके बाद में आपको सप्लाई कर दी जाती है। धुलाई है, सोडा है, साबुन है। वहां पर क्या करते हैं, घर घर में थोड़ा थोड़ा सा नमूना बेचते हैं, या आपके घर पे आए और बताया कि ये वॉशिंग पाउडर आप काम में लीजिए, एक नमूना आपके पास रखिए, ये शैम्पू आप काम में लीजिए, एक नमूना आपको देकर जाएंगे। तो इस प्रकार के बाजार जो है, जिसमें क्रेताओं को आकर्षित करने के लिए थोड़ी थोड़ी वस्तु की नमूने के रूप में वस्तु उनको उपलब्ध करवाई जाती है, उसे नमूना बाजार की संज्ञा दी जाती है। वर्तमान में बहुत सारा इस प्रकार का मार्केट भी है जिसके माध्यम से नमूने के माध्यम से वस्तुओं की बिक्री की जाती है। इसके अलावा देखिए एक और बाजार हम इसमें कह सकते हैं ऑनलाइन आजकल चल रहा है, पहले ये नहीं था, ऑनलाइन बाजार। वर्तमान में कोई भी वस्तु हमको मंगानी है तो हम डायरेक्ट मोबाइल में उस वस्तु की क्वालिटी देखेंगे, वस्तु के चित्र दिए हुए होते हैं, उसकी रेट दी हुई होती है, आपको क्या डिस्काउंट दिया जा रहा है वो दिया हुआ होता है, उसके माध्यम से हम वस्तु का क्रय विक्रय कर सकते हैं। वर्तमान में बहुत ज्यादा प्रचलन में, वर्तमान में किसी को मोबाइल फोन खरीदना हो, कपड़े खरीदने हो, जूते खरीदने हो, चप्पल खरीदने हो, या घर में काम आने वाली दरी खरीदनी हो, रजाई खरीदनी हो, बेडशीट खरीदनी हो, बहुत सारी ये वस्तुएं ऐसी है जो आपको मोबाइल पर उसका डिस्प्ले किया जाता है, उसका रेट का डिस्प्ले किया जाता है और आपके ऑर्डर करने पर आपके घर पहुंचा दी जाती है। तो वर्तमान में इस प्रकार का ऑनलाइन मार्केट बहुत अधिक बढ़ रहा है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें आ रही है। वॉलमार्ट है, इसके अलावा आप देखिए पेटीएम भी ऑनलाइन काम करता है, इसके अलावा फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, होम शॉप है, होम शॉप 18 है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां ऑनलाइन मार्केट के रूप में हमें सेवाएं प्रदान कर रही है और यहां तक स्थिति है कि इनके द्वारा भारी डिस्काउंट दिया जाता है। तो कई बार लोकल दुकानदारों की वस्तुएं बिकना कम हो जाती है और कई बार ये देखा गया है कि लोकल दुकानदार इसका इन ऑनलाइन शॉप का विरोध करते हैं। अर्थात धीरे धीरे ऑनलाइन शॉपिंग जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है। वर्तमान में समय में तो फूड का ऑर्डर भी करना होता है तो जोमेटो और स्विगी जैसी कंपनियां हैं जो आपको किस रेस्टोरेंट का आपका कौन सा खाना आपको खाना है वो आप वहां से आपको खरीद कर आपके घर पर लाकर दे देगी। तो ये तेजी से ऑनलाइन मार्केट बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा देखिए श्रेणी द्वारा बिक्री भी एक और होती है। वर्तमान में क्या करते हैं, कुछ वस्तुओं का ग्रेडिंग भी किया जाता है। जैसे आपको दुकान खरीदनी, आपको अनाज खरीदना है तो ग्रेड कर दिया जाता है, ए ग्रेड का, बी ग्रेड का, सी ग्रेड का। बहुत सारी वस्तुओं में इस प्रकार से ग्रेडिंग कर दी जाती है और उस ग्रेडिंग की सील लग जाती है तो उस वस्तु की गुणवत्ता आ जाती है। जैसे हमको ज्वेलरी खरीदनी है तो हॉलमार्क एक ग्रेडिंग है जिसके माध्यम से हम बिना कुछ बहुत ज्यादा सोचे समझे आराम से ज्वेलरी खरीद सकते हैं क्योंकि हमें वह शुद्धता की गारंटी देता है। इसी प्रकार से ISI मार्का लगता है, FSSAI का मार्का लगता है, कीमती धातुओं पर ISI का मार्क, जो इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद है उसमें ISI का मार्का लगता है, खाद्य पदार्थों के लिए FSSAI। इस प्रकार हॉलमार्क जो होता है उसके माध्यम से भी वस्तुओं को विक्रय के लिए उपलब्ध कराया जाता है। अब देखिए ये हमने बात की वस्तुओं के आधार पर। तीसरी देखिए बिक्री के आधार पर हम करते हैं। तीसरा आधार हम लेते हैं बिक्री के आधार पर भी। ये भी मार्केट, बिक्री के आधार पर भी हम मार्केट को कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहला है हमारा खुदरा मार्केट। इस प्रकार के बाजार में आप वस्तु की जितनी भी इकाइयां लेना चाहें ले सकते हैं। आप चीनी 100 ग्राम भी लेना चाहें तो मिल जाएगी, पाउडर लेना चाहेंगे तो मिल जाएगी, 1 किलो लेना चाहेंगे तो मिल जाएगी। इसी प्रकार से आप खाद्य तेल खरीद सकते हैं, मसाले खरीद सकते हैं। थोड़ी मात्रा में हमारे पास में किराने की शॉप होती है, हमारी कॉलोनी में किराने की शॉप होती है, उसके माध्यम से जो हम वस्तुएं खरीदते हैं उनको खुदरा बाजार की संज्ञा दी जाती है। इन पर बहुत सारी वस्तुएं अवेलेबल होती है और थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो हमको वस्तुओं की आवश्यकता होती है तो सामान्य हमारे आसपास में जो दुकान होती है उससे हम खरीद लेते हैं। इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनको खुदरा बाजार की संज्ञा दी जाती है। दूसरा देखिए होता है थोक बाजार। इसमें वस्तुएं छोटी मात्रा में नहीं मिलती है,
एक साथ मिलती है। जैसे आप तेल लेने जाएंगे तो आपको पूरा तेल का पीपा मिलेगा, या आप चीनी लेने जाएंगे तो आपको 50 किलो का कट्टा दिया जाएगा। आप दाल लेने जाएंगे तो आपको 30 किलो का कट्टा मिलेगा। पर इनमें रेटें प्राय कीमतें कम होती है, क्योंकि ये थोक मूल्य रेट लगती है और इसमें वस्तु एक साथ दी जाती है। इसको बोलते हैं थोक बाजार। थोक बाजार में वस्तुओं को पूरा क्वांटिटी के हिसाब से बेचा जाता है, न कि किलो किलो के हिसाब से बेचा जाता है। तो ऐसे मार्केट को हम बोलते हैं थोक मार्केट। ये हमारे मार्केट के हमने बात करी बिक्री के आधार पर। अब देखिए समय के आधार पर मार्केट को हम और डिस्कस कर लेते हैं, फिर प्रतियोगिता के आधार पर हम बात करेंगे। तो देखिए समय के आधार पर बाजार, समय के आधार पर बाजार को 4 भागों में बांटा जा सकता है। अति अल्पकालीन बाजार, अल्पकालीन बाजार, दीर्घकालीन बाजार और अति दीर्घकालीन बाजार। तो देखिए सबसे पहले अति अल्पकालीन बाजार। अति अल्पकालीन बाजार, अति अल्पकालीन इतनी छोटी अवधि होती है जिसमें किसी भी वस्तु की पूर्ति को बढ़ाया जाना संभव नहीं होता है। यानी मार्केट कुछ ही समय के लिए लगता है, थोड़े समय के लिए अगर बाजार लगता है तो ऐसे बाजार को अति अल्पकालीन बाजार कहते हैं। इस अति अल्पकालीन बाजार में किसी भी वस्तु की पूर्ति को बढ़ाया जाना संभव नहीं होता है। तो यहां अगर इस वस्तु की डिमांड बढ़ती है, देखिए अति अल्पकालीन मार्केट में सप्लाई फिक्स रहती है, सप्लाई में परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है। अगर किसी वस्तु की डिमांड, प्राइस है P1, अगर डिमांड बढ़ जाती है अति अल्पकालीन मार्केट में तो वस्तु की कीमत P1 से होकर P2 हो जाती है। और अगर डिमांड घट जाती है तो वस्तु की कीमत गिरकर P0 हो जाती है। यानी अति अल्पकालीन मार्केट वह मार्केट है जिसमें किसी भी वस्तु की पूर्ति में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है। ऐसे बाजार को हम अति अल्पकालीन बाजार कहते हैं। सामान्य रूप से जो मार्केट, जैसे एक दिन का मेला लगा है, मान लीजिए हमारे यहाँ पास में एक मंदिर है, उसमें साल भर में एक मेला लगता है, तो उस दिन केवल 3 घंटे के लिए दुकान लगती है। तो इस प्रकार के बाजार को हम अति अल्पकालीन मार्केट कहेंगे। ऐसी स्थिति में किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो कीमत बढ़ जाती है, और मांग घटती है तो कीमत घट जाती है। कि वस्तु की पूर्ति में कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। दूसरा मार्केट होता है अल्पकालीन मार्केट। अल्पकालीन बाजार जिसमें सामान्य रूप से जैसे 10 दिन के लिए कोई उद्योग मेला लगा है, खादी ग्राम उद्योग का मेला लगा है, दैनिक भास्कर के द्वारा कोई मेला लगाया गया है, राजस्थान पत्रिका के द्वारा कोई मेला लगाया गया है, वहां जो बाजार है, इस प्रकार के बाजार जो कुछ समय अवधि के लिए 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए लगाया जाता है, इस प्रकार के बाजार को अल्पकालीन बाजार की संज्ञा दी जाती है। इसमें किसी वस्तु की पूर्ति को थोड़ी मात्रा में बढ़ाया जाना संभव है। अधिक मात्रा में तो पूर्ति नहीं बढ़ती है, पर थोड़ी मात्रा में पूर्ति बढ़ सकती है। अर्थात जैसे मेले में किसी ने दुकान लगाई है अचार की, और केरी का अचार उसका ज्यादा बिक रहा है, तो वो घर में जो और स्टॉक है उसको वो मंगवा सकता है। नई केरी का अचार नहीं डाल सकता, क्योंकि नई केरी का अचार तो जब केरी का सीजन आएगा तभी डाल पाएगा। तो थोड़ी मात्रा में वह अपनी वस्तु की पूर्ति को बढ़ा सकता है। इसको बोलते हैं अल्पकालीन बाजार। तो अल्पकालीन बाजार में जो पूर्ति वक्र होता है, वो पूर्ति वक्र थोड़ा सा झुका हुआ होता है। यानी जितना अल्पकालीन मार्केट होता है उससे ये थोड़ा सा अलग होता है। जैसे अल्पकालीन मार्केट का पूर्ति वक्र बिल्कुल स्ट्रेट था, या अति अल्पकाल का एकदम स्ट्रेट था। अल्पकालीन मार्केट जो है, देखिए सप्लाई कर्व ऑफ वेरी शॉर्ट रन, इसको हम लिख देते हैं सप्लाई ऑफ शॉर्ट रन, और ये है सप्लाई ऑफ वेरी शॉर्ट रन। तो यहां देखिए इन दोनों में अंतर देखिए, किसी वस्तु की डिमांड इतनी है तो प्राइस है P1, क्वांटिटी बिक रही है Q1, ये अति अल्पकालीन मार्केट है। अब देखिए अगर किसी वस्तु की डिमांड बढ़ती है तो अति अल्पकालीन मार्केट में वस्तु की कीमत बढ़ेगी P3, जबकि अल्पकालीन में थोड़ी पूर्ति बढ़ गई तो P3 नहीं बढ़कर कीमत P2 ही बढ़ती है। ये इन दोनों में अंतर होता है।
ये बिल्कुल पूर्ण बेरोजगार पूर्ति वक्र होता है, जबकि इसमें इकाई से कम रोजगार पूर्ति वक्र होता है। इसी प्रकार से अगर कीमत कम होती है तो अति अल्पकालीन में कीमत कम होकर P0 हो जाती है, जबकि इसमें थोड़ी सी पूर्ति को कम किया जाना संभव है, इस कारण से पूर्ति कीमत थोड़ी ज्यादा बढ़ती है। अर्थात अति अल्पकालीन बाजार की तुलना में अल्पकाल में मांग में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप कीमत की जो प्रतिक्रिया होती है वो अति अल्पकाल की तुलना में अल्पकाल में कम होती है। केवल हम अल्पकाल की बात करें तो यहां देखेंगे, अल्पकाल की बात करेंगे तो दो चित्र हम एक साथ नहीं बना रहे, केवल अल्पकाल की बात करेंगे तो यहां देखिए ये अति अल्पकाल, ये अल्पकाल है, सप्लाई शॉर्ट रन, ये डिमांड है, प्राइस थी P1, प्राइस थी P1, क्वांटिटी खरीदी जा रही थी Q। अब डिमांड बढ़ती है तो थोड़ी सी क्वांटिटी को बढ़ाना, थोड़ी सी पूर्ति को बढ़ाना संभव है, Q2 हो जाएगी और कीमत P2 हो जाएगी। और अगर डिमांड घटती है तो थोड़ी सी पूर्ति को कम करना संभव है और कीमत P0 हो जाएगी। पहला संतुलन E था, E से E1 पर चला जाएगा या E0 पर आ जाएगा। ये अल्पकालीन मार्केट है। इसके अलावा देखिए तीसरा समय के आधार पर दीर्घकालीन बाजार होता है। दीर्घकालीन बाजार जो है वो थोड़ा लंबी अवधि होती है, जिसमें उत्पादन के साधनों में परिवर्तन किया जाना संभव होता है। नई थोड़ी लंबी अवधि होती है, 5 से 7 साल होती है। तो दीर्घकालीन बाजार में सामान्य रूप से कीमत में कम परिवर्तन होता है, क्योंकि जिस हिसाब से मांग बढ़ती है उस हिसाब से पूर्ति में परिवर्तन किया जाना संभव होता है। तो देखिए दीर्घकालीन मार्केट में सप्लाई लॉन्ग रन। अब देखिए ये डिमांड पहले की थी, कीमत P1 थी, मांग और Q1। अगर डिमांड बढ़ती है तो कीमत में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि दीर्घकाल में पूर्ति भी बढ़ जाती है, तो पूर्ति Q1 से Q2 हो जाती है, तो कीमत देखिए कम ही बढ़ती है। और अगर किसी वस्तु की डिमांड घट जाती है तो दीर्घकाल में उस वस्तु का उत्पादन भी घटा दिया जाता है, तो इस कारण से उत्पादन Q0 कर दिया गया तो कीमत में बहुत ज्यादा कमी नहीं होती है। यानी दीर्घकालीन बाजार वह बाजार है जिसमें लंबी अवधि के लिए मार्केट होता है। दुकानें 5 साल, 7 साल, 10 साल पुरानी होती है। ऐसे में पूर्ति का एडजस्टमेंट मांग के अनुसार हो जाता है। यदि किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो वस्तु का उत्पादन भी काफी बढ़ा दिया जाता है, और यदि किसी वस्तु की मांग घट जाती है तो उस वस्तु का उत्पादन भी कम कर दिया जाता है। इस कारण से किसी वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन के वजह से जो कीमत की प्रतिक्रिया होती है वो बहुत कम होती है। पहले कीमत P1 है, मांग बढ़ने पर कीमत बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती, केवल P2 ही बढ़ती है, और मांग बहुत ज्यादा घट भी जाती है तो कीमत में बहुत कम परिवर्तन होता है, P0 ही होता है। तो ऐसे बाजार को बोलते हैं हम दीर्घकालीन बाजार। सामान्य ये बाजार 10 से 15 साल की अवधि के लिए होते हैं। अति दीर्घकालीन बाजार एक लंबी अवधि होती है जिसमें वस्तु की पूर्ति पूर्ण रूप से परिवर्तित किया जाना संभव होता है। तो ये बोलेंगे सप्लाई कर्व, वेरी लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। अब देखिए अति दीर्घकालीन मार्केट बहुत लंबी अवधि होती है, जिसमें फैक्ट्री भी नहीं लग सकती है, जमीन भी नहीं खरीद सकते हैं, टेक्नोलॉजी में भी परिवर्तन कर सकते हैं, मशीनें भी नहीं लाई जा सकती है। तो ऐसे में जैसे मांग परिवर्तित होती है उतनी की उतनी पूर्ति में परिवर्तन कर दिया जाता है। इस कारण अति दीर्घकालीन बाजार में वस्तु की कीमत में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। स्टार्टिंग में देखिए डिमांड ये है, कीमत है P1, क्वांटिटी है Q1। डिमांड बढ़कर D' हो जाती है, तो जितनी डिमांड होती है उतनी ही पूर्ति बढ़ा दी जाती है, वस्तु की कीमत वही रहती है। और डिमांड घटकर D" हो जाती है, तो जितनी डिमांड घटती है उतनी पूर्ति को दीर्घकाल में घटा दिया जाता है, तो कीमत में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात अति दीर्घकालीन बाजार वह बाजार है जिसमें मांग के अनुपात में
कीमतों में परिवर्तन, मांग के अनुपात में पूर्ति में परिवर्तन कर दिया जाता है। मांग बढ़ने पर पूर्ति बढ़ा दी जाती है और मांग घटाने पर जितनी मांग घटती है उतनी पूर्ति को घटा दिया जाता है। इस कारण इस प्रकार के बाजार में कीमतों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए, हम सभी मार्केट को एक साथ मिक्स करके देखते हैं, तब आपको पता चलेगा कि जितनी समय अवधि कम होगी उतनी कीमतें ज्यादा बढ़ेगी और समय अवधि जितनी ज्यादा होगी कीमतों में परिवर्तन उतना ही कम होगा। देखिए, समय के आधार पर बाजार, तो देखिए मैं एक ही चित्र में सब चीज को बता रहा हूं। ये देखिए, पहला मैंने लिया वेरी शॉर्ट रन सप्लाई कर, इसके बाद मैंने लिया शॉर्ट रन सप्लाई कर, इसके बाद मैंने ये लिया लॉन्ग रन सप्लाई कर, और ये एक और मैंने लिया वेरी लॉन्ग रन सप्लाई कर। इसको बोलेंगे अति दीर्घकालीन, इसको बोलेंगे दीर्घकालीन, इसको बोलेंगे अल्पकालीन, इसको बोलेंगे अति अल्पकालीन। अब देखिए, मान लीजिए पहले ये डिमांड थी, अब देखिए डिमांड बढ़ती है तो कीमत में किस मार्केट में कितना परिवर्तन होगा ये देखना है। हमारी कीमत है P1, अब डिमांड बढ़ गई, तो देखिए क्वांटिटी अति अल्पकाल है तो क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी P1 से P5। ई बिंदु से संतुलन अति अल्पकालीन है तो E1 पर होगा। अगर अल्पकालीन है तो थोड़ी क्वांटिटी बढ़ेगी, क्वांटिटी Q1 से Q2 होगी और कीमत P4 रही। दीर्घकाल है तो क्वांटिटी दीर्घकाल में और ज्यादा उत्पादन करना संभव है, क्वांटिटी Q1 से Q3 हो जाएगी और कीमत P3 रहेगी। और अति दीर्घकालीन है तो क्वांटिटी जितनी डिमांड बढ़ी उतनी ही बढ़ा दी गई, Q4 कर दी गई और कीमत वही रही। तो ये बताता है कि जैसे समय अवधि जितनी ज्यादा होगी कीमतों में परिवर्तन उतना ही कम होगा। समय अवधि एकदम कम है, वो Q1 उत्पादन है, वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है तो कीमत P1 से P4 बढ़ती है। अल्पकालीन अवधि है, थोड़ी पूर्ति बढ़ाई, Q1 से Q2 पूर्ति कर दी गई तो कीमत P1 से P4 तक ही बढ़ती है, इतनी कीमत बढ़ती है। दीर्घकालीन अवधि और लंबी है तो उत्पादन की मात्रा या वस्तु की पूर्ति की मात्रा को OQ3 किया गया तो नया संतुलन जो था वो E3 पर आया। E3 पर वस्तु की कीमत है वो P3 रहती है, यानी P1 P3 बढ़ती है। और अति दीर्घकालीन अवधि है तो नया संतुलन E4 पर होगा, जहां वस्तु की पूर्ति Q1 से Q4 बढ़ा दी जाएगी तो कीमत P1 की P1 ही रहेगी। ये बताती है कि समय अवधि जितनी ज्यादा होगी उतना ही वस्तु की मांग के अनुरूप पूर्ति का संतुलन किया जाना संभव है, तो कीमतें उतनी ही कम होगी। और समय अवधि जितनी कम होगी उतनी ही मांग की तुलना में पूर्ति का संतुलन किया जाना संभव नहीं है, तो वहां कीमतों में उतनी ही वृद्धि होगी। तो इस वीडियो में हमने जाना बाजार किसे कहा जाता है, बाजार के कौन कौन से प्रकार है और समय के आधार पर बाजार को किस प्रकार से बांटा जा सकता है। अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता में बाजार, अलग अलग बाजार किस प्रकार का होता है, इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से तरह से समझ पाए होंगे कि बाजार किसे कहा जाता है, स्थान के आधार पर बाजार को किस प्रकार से बांटा जाता है, वस्तु के आधार पर किस प्रकार से बांटा जाता है, श्रेणी के आधार पर बाजार को किस प्रकार से बांटा जा सकता है और समय के आधार पर बाजार को किस प्रकार से बांटा जा सकता है। थैंक यू।